वीडियो शुरू करने से पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा सब बुड्ढों से। ये जो सारे बचपन हमने कंस्पिरेसी थ्योरी सुनी है और हमने उनको रद्द कर दिया कि भाई पोलियो की वैक्सीन में वो कोशिश कर रहे हैं कि हम मर्दाना कमज़ोरी आ जाए, हर चीज़ यहूदी साजिश है, गोल्ड और सिल्वर में पैसे डालकर बिस्तर के नीचे रखो, ये जो सारी बातें हमें स्टूपिड लगती थी, अब जो दुनिया चल रही है वेयर लाइक सच्ची तो नहीं कहते थे ये बड़े बूढ़े। तो आज की वीडियो का उन्वान है एप्स्टीन फाइल्स। वैसे तो सारी दुनिया इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना चुकी है, लेकिन मैंने सोचा कि अगर कुछ बकवास करनी है तो पहले ख़ुद ज़रा पढ़ी जाएं। और 3 मिलियन ईमेल्स फाइल्स ड्रॉप हो चुकी हैं, उसमें से कुछ 100 तो मैंने पढ़ ली। एंड लिटरली हर ईमेल के बाद आप एक रैबिट होल में चले जाते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा ये सब करने में। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज की वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें बताऊँ एंड होपफुली आज की वीडियो में कुछ आप ऐसी चीज़ें सीखेंगे या आपको पता चलेंगी एंड ऑनेस्टली यू विल बी अपॉल्ड एट देम जो आपको पहले नहीं पता चली। पहले शुरू करते हैं कि भाई जेफरी एप्स्टीन साहब कौन थे। जेफरी एप्स्टीन ने अपना करियर शुरू किया पढ़ाकर, जहाँ वो स्कूल में पढ़ाते थे वहाँ पर भी जो छोटी बच्चियाँ हैं उनसे फ्लर्ट करते थे, क्रीपी थे थोड़े। वहाँ पर एक फाइनेंसियर थे बेयर स्टर्न्स, जिनकी कैपिटल मार्केट्स में काफ़ी असर रसूख था, उनके बच्चे वहाँ पढ़ते थे। वहाँ से जेफरी ने दोस्ती करके फाइनेंशियल मार्केट्स में आ गया और बेयर स्टर्न्स ज्वाइन कर ली। तो शुरू से ही जेफरी एप्स्टीन के ना बड़े अमीर और इन्फ्लुएंशियल लोग क्लाइंट थे। अब ये नहीं पता कि इनको किस वक्त रिक्रूट किया गया, शुरू से ही ग्रूम किया गया, पर ये बात वाज़ेह है कि शुरू से दाल में कुछ ना कुछ काला था, क्योंकि 1980s में भी इनके पास एक फेक ऑस्ट्रियन पासपोर्ट था और उधर इनकी जो प्लेस ऑफ बर्थ है जो झूठी थी वो सऊदी अरेबिया लिखी हुई थी फॉर सम रीज़न। अलेक्जेंडर ओकास्टा जो है, जो ट्रंप की पहली ट्रांजिशन टीम के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोला कि मुझे बताया गया कि एप्स्टीन जो है वो किसी ना किसी इंटेलिजेंस के लिए काम करता है, तो इसको छोड़ दो। ऑब्जर्वर का भी एक आर्टिकल है कि लग रहा है एप्स्टीन स्पाई है, पर किसके लिए स्पाई करता है। उस वक्त भी 1980s में एप्स्टीन का एक क्लाइंट था अदनान कशोगी। वो जो है वो इज़राइल से, जी हाँ, इज़राइल से ईरान कॉन्ट्रास को 1980s में वेपन्स प्रोवाइड कर रहा था। तो भाई 2+2। उसके बाद जेफरी एप्स्टीन ने टावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ज्वाइन कर ली, जहां $450 मिलियन का एक स्कैम हुआ। एप्स्टीन तब तक वहां निकल चुके थे, तो वो उनका नाम नहीं आया उसमें, बट ही वाज एट द कंपनी व्हेन ऑल ऑफ दिस वाज हैपनिंग। उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी खोल ली, जे एप्स्टीन एंड को। अब ये इतने बड़े बड़े उनके क्राइम्स हैं कि ये चीज़ डिस्कस नहीं हो रही, पर एक ये छोटा एलिमेंट इस पूरी स्टोरी का ये भी है कि ये कंपनी इन्होंने US वर्जिन आइलैंड्स में रजिस्टर करवाई थी। क्या पॉइंट होता है, ये ऑफशोर कंपनीज बनती हैं टैक्स हेवन्स में, ताकि आप अपने मुल्क में टैक्स अवॉइड कर सकें या टैक्स ना दे सकें। ये ब्रिटिश वर्जन आइलैंड्स भी हैं, US वर्जन आइलैंड्स भी हैं। आपके जो फेवरेट लीडर हैं उनकी तो 1980s से वहाँ पर कंपनी है, न्याजी सर्विसेज लिमिटेड मेरे ख्याल से उस कंपनी का नाम था, जो ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में 1980 में रजिस्टर्ड थी खान साहब से, 1983 में। मैं ये नहीं कह रहा कि एप्स्टीन और खान साहब तो 7 कंपनियां रजिस्टर कर रहे थे, मैं आपको सिर्फ एक टैक्स हेवन और ऑफशोर कंपनीज का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। कोई टेंजिबल एविडेंस नहीं है कि इमरान खान कभी आइलैंड गए थे या नहीं गए थे। वसीम अकरम की जो स्टोरी है एक आइलैंड वाली, जहाँ वो जहाज़ में बैठे हुए थे और फिर खान साहब दूध पी रहे थे वहाँ पर, वो एप्स्टीन आइलैंड मोस्ट लाइकली नहीं है। वो कैरिबियन से करीब तो है, अगर उन्होंने कैरिबियन बोला है, लेकिन आई डोंट थिंक दैट वाज एप्स्टीन आइलैंड। खुदा जाने, अल्लाह जाने, पर कोई टेंजिबल एविडेंस नहीं है, कोई फ़्लाइट लॉग्स में इमरान खान का नाम नहीं है। ये तस्वीर है गिलेन मैक्सवेल के साथ। गिलेन मैक्सवेल कौन थी? वो गर्लफ्रेंड भी थी जेफरी एप्स्टीन की, वो फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड पिम्प भी थी। वो लड़कियां स्काउट करके जेफरी एप्स्टीन तक लाती थी, आइलैंड में लाती थी, उनको रिक्रूट करवाती थी, तो वो उनकी कॉम्प्लेस थी और वो अभी जेल में हैं। तो ये पार्टी सीन, वो एक सोशलाइट थे उस वक्त इमरान खान। जमाइमा जो हैं वो दुनिया की एक सबसे इन्फ्लुएंशियल ज़ायनिस्ट फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये पार्टीज़ वगैरह में मिले होंगे। और इसी तरह एक पार्टी और एक टैबलॉइड में ये तस्वीर आई हुई है, तो वी कैन जस्ट से दे हैव इंटरैक्टेड एट अ पार्टी, वी कांट क्लेम कि खान साहब आइलैंड पे थे। वापस आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। गिलेन मैक्सवेल के बारे में आपको अगर ज़्यादा जानना है तो फिल्थी रिच एक डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पे, वो ज़रूर देखें। अगेन अपॉलिंग। इंटरेस्टिंगली गिलेन मैक्सवेल के जो अब्बा हैं
वो एक बहुत अमीर आदमी थे और उन पर भी हमेशा ये शक व शुबात होते थे या कहा जाता था कि ये साहब जो हैं ये इज़राइल के लिए काम करते हैं। तो भाई कनेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, मैं बस कहूँगा 2+2 करते रहें। आज से कोई 30 साल पहले 1996 में मारिया फार्मर ने कहा कि जेफरी एप्स्टीन और गिलेन मैक्सवेल ने उनको और उनकी 16 साल की छोटी बहन को ग्रोप किया और असॉल्ट किया। फिर और लड़कियों ने भी कहा, एप्स्टीन पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगे, बट व्हाट ही गॉट फ्रॉम द स्टेट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड अ स्वीट हार्ट डील, कि उन पे माइनर्स के साथ चाइल्ड अब्यूज़ का केस नहीं बना, जिनसी ज़्यादती का केस नहीं बना, सोलिसिटेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन का केस बना, जिसमें उनको 13 महीने सज़ा हुई बट मिनिमम सिक्योरिटी प्रिजन। मतलब उनके इतने मज़े थे कि उनको ये था कि आप 12 घंटे जाएं प्रिजन से बाहर, अपना काम वाम करें, अपनी फाउंडेशन का काम करें, बस 12 घंटे आ जाएं, तो बहुत चिलिंग की सज़ा थी। और क्राइम्स देखें उनके कितने हीनस थे। पर इंटरेस्टिंगली 1996 में बेस्ड ऑन दिस जेफरी एप्स्टीन हैड टू रजिस्टर हिमसेल्फ एज अ सेक्स ऑफेंडर। तो वो एक सेक्स ऑफेंडर की जो रजिस्ट्री होती है उसमें रजिस्टर्ड थे 1996 तक। 2006 में पाम बीच पोस्ट में एक आर्टिकल आया जिसमें लिखा कि जेफरी एप्स्टीन की उम्र 50 से ऊपर है और ये जो लड़कियां हैं ये 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 साल की हैं, तो ये माइनर्स हैं। तो किस तरह से हम लोग जो हैं वो जाने दे रहे हैं इस शख्स को। एप्स्टीन के जो लॉयर थे वो थे एलन डर्शोविट्ज़। एलन डर्शोविट्ज़ हार्वर्ड में लॉ पढ़ाते हैं, मतलब दुनिया में जो लोगों को लॉ पढ़ा रहे हैं खुद की हरकतें देख लें। वो एक कमिटेड ज़ायनिस्ट हैं, उन्होंने किताबें लिखी हैं, डिफेंडिंग इसराइल, द केस फॉर इसराइल, अगेंस्ट इसराइल्स एनिमीज़। उन्होंने बार बार जेनोसाइड को भी डिफेंड किया है जो पैलेस्टाइन में हो रहा है, और एक वो कमिटेड इंसान है। इवन गिलेन मैक्सवेल, उनके वालिद जो बोला हमने कनेक्शन है, गिलेन मैक्सवेल का भी एक ईमेल आया है जिसमें वो सॉर्ट ऑफ ये ख्वाब देख रही हैं कि एक दिन एक दुनिया होगी जिधर लोगों को याद भी नहीं होगा कि अरब कौन थे। सो बेसिकली शी वांट्स ऑल द अरब्स इरेडिकेटेड। ये तो इन लोगों की सोच थी। जेफरी एप्स्टीन ने भी लोगों के बारे में वो लफ्ज़ यूज़ किया, जूइश लैंग्वेज में एक सॉर्ट ऑफ प्रोगेटिव लफ्ज़ है कि जो नॉन जूज़ होते हैं उनको गोयम बोलते हैं, GOYIM। तो उन्होंने वो कहा लोगों को। ये पूरी टाइमलाइन मायामी हेरल्ड में छपी हुई है, अगर आप जाकर देखना चाहें। 2006 में मल्टीपल अनलॉफुल सेक्स विद अ माइनर का उन पर इल्ज़ाम लगे, केसेस चले। 2016 में एक लड़की जिनका पहले नाम केटी जॉनसन था, उन्होंने कहा कि एप्स्टीन के मैनहट्टन मैंशन पर जब वो 13 साल की थी तो एप्स्टीन के मैंशन पर, एप्स्टीन के घर पर डोनाल्ड ट्रंप ने उनके साथ जिनसी ज़्यादती की। कई केसेस हुए एप्स्टीन पर अलेक्जेंडर अकोस्टा या डोनाल्ड ट्रंप उनके पीछे जो हैं उन्होंने उनको बचा लिया। लेकिन 2019 में फाइनली थिंग्स केम टू अ पास व्हेन ही वाज अरेस्टेड फॉर क्राइम्स ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ऑफ सेक्स ट्रैफिकिंग। तो भाई ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? अगर हम कोशिश करें पीस टुगेदर करने की कि कौन था ये आदमी, इतना तो वाज़े हो रहा है कि किसी ना किसी इंटेलिजेंस के लिए तो जेफरी एप्स्टीन काम करता था। तो फिर वो कहते हैं भाई इफ़ इट टॉक्स लाइक अ डक, इफ़ इट वॉक्स लाइक अ डक, इट्स मोस्ट लाइकली अ डक। तो जितने इनके इज़राइल से लिंक बनते हैं, मतलब लैरी डेविड ने भी कह दिया, राइट, हो सकता है कि ये जो बातें हैं जो सामने हैं जो लोग हैं नहीं कर रहे क्योंकि लोगों को लगेगा यार एंटी सेमेटिक हो जाएगा ये बात कहना। जिस तरह से एंटी सेमिटिज़म को वेपनाइज़ किया हुआ है इस वक्त वेस्ट में, लोग डरते हैं। लेकिन लैरी डेविड खुद एक जूइश इंसान है, उन्होंने SNL पे जाकर बोला कि भाई लग तो ये रहा है, जो बात है मैं कह देता हूँ, बिकॉज इज कमेडियन ही कैन से द ट्रूथ। उन्होंने कहा कि मोस्टली जो लोग हैं जो एप्स्टीन आइलैंड पे गए थे या जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो सब जूइश हैं। तो ये उन्होंने जोक में कहा, पर ये सच बात है भाई। मेहदी हसन की जो वेबसाइट है ZTO, उस पर एक आर्टिकल आया है कि वाई इज़ द मीडिया नॉट टचिंग जेफरी एप्स्टीन्स कनेक्शन विद इसराइल। एहूद बराक जो हैं, जो इसराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका और जेफरी एप्स्टीन का एक क्लोज रिलेशनशिप था। उन्होंने कोशिश भी की कि इनकी कतर के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करवा सकें। आप देखें जेफरी एप्स्टीन कितने इन्फ्लुएंशियल थे कि वो मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर को अगर मीटिंग चाहिए हो एक दूसरे से, तो मिडल मैन कौन है जो ये अरेंज करवा रहे? एप्स्टीन। 2013 में जेफरी एप्स्टीन ने एहूद बराक को कहा कि मैं आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा कर दूंगा। अब तो तस्वीरें भी आई हैं कि एहूद बराक जो हैं वो जाते थे एप्स्टीन के घर पर। एप्स्टीन ने ये भी कहा कि वो प्यूटन से मीटिंग करवाएंगे कुछ लोगों की। इस तरह की जो फ्लीटिंग मेंशंस हैं वो मॉस्को के, प्यूटन के या रशिया के आपको मिलते हैं, जिसकी बेसिस पर एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि लग रहा है एप्स्टीन जो है वो KGB का यानी रशिया का इंटेलिजेंस एजेंट था। ये बात तो बिल्कुल झूठ है। जो रशियन का जिक्र भी आ रहा है, अगर आप नाम सर्च करें, एक बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने जीमेल की तरह का एक बना दिया है, जेमेल,
सारे जो ईमेल्स लीक हुए हैं ना, आप Gmail पर जाकर इस तरह सर्च कर सकते हैं जिस तरह आपका अपना इनबॉक्स हो, जिस तरह आप ही जे हों। तो उसमें अगर आप सर्च करें, जो रशियन जिक्र भी आ रहा है वो अक्सर आ रहा है लड़कियों को। आप एक रशियन मॉडल थी जिनको इन लोगों ने रिक्रूट किया, जो जहाज़ है, देयर सो मच राइट, लाइक there's so much to discuss, there's so much disgusting things about everything। जो जहाज़ है उसका नाम लोलीटा एक्सप्रेस था। लोलीटा जो है वो एक किताब है जिसमें एक मर्द को एक छोटी बच्ची 12-13 साल की बच्ची से प्यार हो जाता है, एंड it's not disgusting because the book itself is sort of showing you how disgusting this is not something to be celebrated, but people have started celebrating it। तो जेफरी एप्स्टीन भी ये मैसेज समझे बगैर उसको उन्होंने अपने पास रखी हुई थी लोलीटा की किताब ये दिखाने के लिए। लोलीटा एक्सप्रेस उस जहाज़ का नाम था जिस जहाज़ पे लोग जाते थे। उसकी कुछ तस्वीरें भी आई हैं, एंड नोइंग एवरीथिंग दैट यू नो नाउ, जब आप देखते हैं कि एक बच्ची जो है वो जहाज़ पर एप्स्टीन के साथ बैठी हुई हैं और उनकी उम्र उस तस्वीर में क्या लग रही होगी, 7-8 साल लग रही होगी। जहाज़ का नाम लोलीटा एक्सप्रेस है। तो इसी लोलीटा एक्सप्रेस पे जो एक रशियन मॉडल थी वो उन्होंने ट्रैवल किया, फिर उन्होंने 2 साल बाद सुसाइड कर ली। तो रशिया और रशियन का जो ज़िक्र आ रहा है वो ये बेचारी लड़कियां जो ईस्टर्न यूरोपियन मुल्कों से, उज़्बेकिस्तान से भी थी, एक मॉडलिंग करने के ख्वाब लाती हैं। ईमेल एक्सचेंजेस भी हो रहे हैं जिसमें जेफरी एप्स्टीन जो हैं वो नाज़ेबा तस्वीरें और वीडियोस लड़कियों से मांग रहे हैं। अनुष्का डी जॉर्जियो भी एक ब्रिटिश टीन मॉडल थी जिनको इसी तरह से रिक्रूट किया गया। गिलेन मैक्सवेल जो हैं उनका रिक्रूटिंग में बहुत ज़्यादा काम था। अगेन आप फिल्थी रिच देखें, कभी कभी ये होता था कि वो सड़कों पे जाती थी, लड़कियां देखती थी स्कूल जो जा रही हैं उनको रिक्रूट करती थी, पैसे की लालच देती थी, फिर एक को बोलती थी अपनी दोस्तों को भी लेकर आओ। और दूसरा तरीका रिक्रूटमेंट का ये था कि ये दुनिया भर में जो मॉडल्स हैं या टीन मॉडल्स हैं उनको ख्वाब दिखाकर, झांसे देकर कि आप अमेरिका आएँ, ये वो, एंड देन या इट वाज बेसिकली सेक्स ट्रैफिकिंग। न्यूयॉर्क टाइम्स का एक पूरा का पूरा आर्टिकल है कि लड़कियां कैसे रिक्रूट होती थीं। एप्स्टीन के जो दोस्त थे वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। एक अनोनिमसली जेन डो जो है वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है अमेरिकन कोर्ट केसेस में जब आइडेंटिटी प्रोटेक्ट की जाए। तो एक जेन डो विक्टिम जो हैं उन्होंने कहा कि एप्स्टीन ने ट्रैफिक किया, सेक्सुअल पर्पसेस के लिए मर्दों के पास भेजा, इंक्लूडिंग प्रोमिनेंट अमेरिकन पॉलिटिशियंस, फॉरेन प्रेसिडेंट्स एंड अ वेल नोन प्राइम मिनिस्टर एंड अदर वर्ल्ड लीडर्स। तो वो कह रही है कि भाई सेक्स ट्रैफिक करके मुझे लाया गया, फिर मुझे इस्तेमाल किया गया और मुझे दिया जाता था वर्ल्ड के प्रेसिडेंट्स को, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को, एक प्राइम मिनिस्टर को, वर्ल्ड लीडर्स को सेक्सुअल पर्पसेस के लिए। तो बेसिक दलाली, बेसिक लाइक घटिया तरीन। और ये कौन लोग कर रहे थे? वर्ल्ड के लीडर्स, दुनिया भर के लीडर्स ही कर रहे थे, और इसमें माइनर्स भी इन्वॉल्व थे। तो एप्स्टीन एक सेक्स ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग रिंग चला रहे थे। गिलेन मैक्सवेल ने ये भी बोला कि कैमरास लगे हुए थे, आइलैंड हर जगह वायर्ड था। एक कोई 800 पेजेस की डेपोजिशन है गिलेन मैक्सवेल की जिसमें उनको इंटरव्यू किया जा रहा है, उनसे डिटेल्स पूछी जा रही हैं, कैसे वो मिली, उनकी क्या तारीख़ है। मैंने कुछ 100 पेजेस पढ़े, फिर मेरी भी बस हो गई, बट अगर आप जानना चाहें तो मैं यहाँ लिंक दे दूँगा। तो 2+2 इस वक्त हम 2+2 वाले मॉडल पर ही चल सकते हैं, बिकॉज एग्जैक्ट एविडेंस नहीं मिल रहा। जो बातें हमें पता है, सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग चलाया जा रहा है, लड़कियों को बुलाया जा रहा है, वर्ल्ड लीडर्स विज़िट कर रहे हैं, टेस्टिमनी भी आ गई है कि वर्ल्ड लीडर्स को दिया गया है, और ये भी हमें पता है कि कैमरास लगे हुए हैं। तो मोस्ट लाइकली व्हाट वाज हैपनिंग वाज जेफरी एप्स्टीन इनको बुलाता था, इन्फ्लुएंशियल लोगों को, वर्ल्ड लीडर्स को, इनको माइनर्स के साथ, लड़कियों के साथ फिल्म करता था और फिर उसको यूज़ करता था टू गेट इन्फ्लुएंस और टू गेट मनी टू ब्लैकमेल देम कि भाई आपकी अगर एक वीडियो, अगर आप बिल क्लिंटन है और आपकी एक वीडियो है 9 साल की बच्ची के साथ, 10 साल की बच्ची के साथ। इंटरेस्टिंगली एप्स्टीन के पास एक पेंटिंग भी लगी हुई थी जिसमें बिल क्लिंटन ने ड्रेस पहना हुआ है। तो इस वक्त ये यूएस प्रेसिडेंट हैं, यूएस प्रेसिडेंट को एक लड़कियों का ड्रेस बनाकर सामने पेंटिंग लगाई हुई है। इससे भी आपको एक आइडिया होता है कि एप्स्टीन के पास कितना इन्फ्लुएंस था। जो वीडियोस भी रिलीज़ की गई हैं इन द लेटेस्ट ड्रॉप ऑफ द एप्स्टीन फाइल्स, दे आर नॉजिएटिंग। एक वीडियो है जिसमें 2-3 छोटी बच्चियाँ हैं, उनके पीछे एप्स्टीन जो हैं वो भाग रहे हैं। उनकी आइडेंटिटी, लड़कियों की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी शक्लें रिडैक्टेड हैं। अगर आप बहुत सारी तस्वीरें देखें, डिस्गस्टिंग, these girls are children। क्या हो रहा था, कैसे हम होने दे रहे थे ये सब कुछ? और लोगों को 1996 से पता था, 2006 में तो पूरा आर्टिकल आ गया था। हाउ
वाज दिस अलाउड टू गो ऑन? दुनिया के इन्फ्लुएंशियल तरीन लोगों की तस्वीरें हैं, ये बिल गेट्स हैं, ये बिल क्लिंटन हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप हैं, प्रिंस एंड्रू जिनका पहले भी नाम आ चुका है, ब्रिटिश रॉयल फैमिली ने उनको लात मार दी जब ये चीज़ें सामने आई। पर अगर अब जो लेटेस्ट ड्रॉप में उनकी तस्वीरें हैं, क्या हो रहा है भाई, ये क्या दुनिया है? मतलब आ जाए कॉमेट अब बस हो गया है टाइम। 2026 में दुनिया ख़त्म है भाई। इवन दो सेकंड बैच जो है वो कोई 3 मिलियन फाइल्स का है, अभी सारी जो फाइल्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो अभी भी आधा डेटा है, यानी आधा डेटा भी रहता है। और मोस्ट लाइकली जिस तरह की अभी करंट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सबसे इंक्रिमिनेटिंग डेटा है, उसी को ये लोग छुपा रहे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का नाम कोई 1000 दफ़ा आता है। लोगों ने ये भी बोला कि DON भी कहीं लिखा हुआ है ना, डोंट की जगह किसी ने IDON लिख दिया, T टाइप होता वो भी रिडैक्टेड है, बिकॉज उन्होंने ऑटोमेटिकली रिडैक्ट कर दिया है कि डॉन का लफ्ज़ भी कहीं ना कहीं ना आए। तो रिडैक्शंस जो हैं, ईमेल्स किसने की हैं, ये छोटी बच्चों का जिक्र या इनकी तस्वीरें कौन भेज रहा है, ये सब भी इंफॉर्मेशन अभी रिडैक्टेड है, यानी वो ब्लैकआउट हुई भी है, हमें नहीं पता। और आधे ईमेल्स तो अभी हमारे पास हैं ही नहीं। तो खुदा जाने कि यार इससे भी बुरा क्या है। सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए कि कितना घटिया ये दुनिया है और इसमें क्या क्या चल रहा था, ये एक ईमेल है, रिडैक्टेड है नाम, उसने लिखा है थैंक यू फॉर अ फन नाइट, योर लिटिलेस्ट गर्ल वॉज अ लिटिल नॉटी। एक और ईमेल है, न्यू ब्राज़ीलियन जस्ट अराइव, सेक्सी एंड क्यूट, 9 ईयर। सेक्सी एंड क्यूट 9 ईयर। एक कोई लड़की हैं, वो जेफरी एप्स्टीन को कह रही हैं, हेलो माय डियर जेफरी, आई डिड एवरीथिंग व्हिच यू आस्क मी, आई सेंट यू न्यूड पिक्चर्स, सेक्सी वीडियोस, इवन मैं नहीं पढ़ रहा यार, बट वो आप जाकर पढ़ लें कि क्या क्या है। एक कोई बहुत छोटी बच्ची है, उनकी SpaceX जो इलॉन मस्क की कंपनी है उसमें तस्वीर है। इतना सारा मटेरियल है दैट्स इम्पॉसिबल टू गो थ्रू एवरीथिंग। इलॉन मस्क जो पहले प्रिटेंड कर रहे थे कि भाई रिलीज़ करें एप्स्टीन फाइल्स, इनफैक्ट अगर आप कैंपेन ट्रेल देखें तो इंक्लूडिंग कैश पटेल जो अभी FBI के डायरेक्टर हैं, पैम बॉन्डी, जो सारा डॉन जूनियर जो डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं, उन्होंने इतना बोला ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रैन ऑन दिस कि रिलीज़ दी एप्स्टीन फाइल्स जो हैं ये लोग सारे इन्वॉल्व हैं। अब जब वाजे हो गया है कि इनके लोग हैं उसमें, डोनाल्ड ट्रंप है उसमें, अब देव ऑल गॉन बैक ऑन दी एप्स्टीन फाइल्स। जो रोगन की पॉडकास्ट चल रही थी जिस पे कैश पटेल बैठा हुआ था, जब इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप का फटा हुआ और कैश पटेल की आंखें जो पहले ही बाहर आई हुई थी, वो सब अलग में आ चुका था उसका कि मैं ये बातें नहीं कर सकता। तो दे आर नॉट गोइंग अगेंस्ट देयर ओन प्रेसिडेंट, बिकॉज जो सामने इन्फॉर्मेशन आ रही है, अब ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल्स तो कुछ भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं क्या आप तक एप्स्टीन फाइल्स की बात कर रहे हो, भूल जाओ एप्स्टीन फाइल्स को। अब जो कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं मैं उनमें नहीं पढ़ूंगा। एप्स्टीन फाइल्स रिलीज़ की ईरान से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ईरान पे हमला करेंगे एप्स्टीन फाइल्स से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। पर तो अगर खुदा ना खास्ता और ज़्यादा इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप एग्जैक्टली इन्वॉल्व है, और रो खन्ना जैसे जो लोग हैं US कांग्रेस में जो इंश्योर कर रहे हैं कि रिलीज़ हो, जो पुश कर रहे हैं, अगर तो हो जाता है तो फिर उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ईरान को यूज़ करे। ये US की एक हिस्ट्री है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो हैं उसके चक्कर में आप जाकर और मुल्कों को बॉम्ब कर देते हैं। इलॉन मस्क की अगर हम बात करें, इलॉन मस्क बड़ा लगा हुआ था, मैं तो कभी नहीं गया आइलैंड पे, मुझे बुलाया लेकिन मैं नहीं गया। अब उसके ईमेल्स देखें, भीखे मांग रहे जेफरी एप्स्टीन से कि मतलब 16 साल के लड़के ईमेल करते हैं ना कि यार कहाँ पार्टी कहाँ है बॉयज़। वो जेफरी एप्स्टीन के पीछे पड़ा हुआ है कि भाई मैं बहुत थक गया हूँ, मैंने बहुत काम किया है, व्हाट नाइट इज़ द वाइल्डेस्ट पार्टी, मैं कब आ सकता हूँ। फिर उसने बोला मैं आ रहा हूँ इस दिन, तो जेफरी एप्स्टीन ने बोला यार उस दिन मैं वहाँ पर नहीं हूँ, मैं न्यूयॉर्क में हूँ। तो इस वजह से इलॉन मस्क नहीं जा सके आइलैंड पर, इस वजह से नहीं कि उनका ज़मीर जाग गया था या उन्होंने मना कर दिया, जेफरी एप्स्टीन ने मना कर दिया था कि भाई मैं नहीं हूँ। इलॉन मस्क तो बहुत डेस्परेट थे, लिटरली कह रहे थे वाइल्डेस्ट पार्टी कब है तब आऊँगा मैं। दूसरी तरफ बिल गेट्स ने ये बात डिनाई कर दी है, लेकिन ये भी एक इल्ज़ाम या थ्योरी या जेफरी एप्स्टीन ने लिखा हुआ है कि एक रशियन मॉडल के साथ बिल गेट्स को जो है वो STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है वो हो गई थी, और वो जब घर गए अपनी बीवी जो है मेलिंडा गेट्स, उनके साथ किया हम बिस्तरी। उसके बाद जब वो घर गए तो उन्होंने वही STD अपनी बीवी को भी दे दी, मेलिंडा गेट्स को। और बिल गेट्स जो हैं, अब ये थ्योरी चल रही है उसमें, वो सोच रहे थे मैं किस तरह एंटीबायोटिक्स मेलिंडा को दे सकता हूँ उसको बताए बगैर कि मैंने तुम्हें STD दे दी है।
ये उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान थे। हरकतें देखें यार इन लोगों की। पूरी दुनिया को माइक्रोसॉफ्ट देने वाले का अपना माइक्रोसॉफ्ट उससे हैंडल नहीं हो रहा था। दुनिया के इन्फ्लुएंशियल तरीन लोग जाकर ये काम कर रहे थे आइलैंड के ऊपर। वर्जिन एयरलाइंस के जो सीईओ हैं रिचर्ड ब्रांसन, अगर शार्क टैंक देखा है आपने उस पर देखा होगा, वो थे वहाँ पर। डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, स्टीफन हॉकिंग चला जा नहीं रहा, बट ये लड़कियां चाहिए। ये तो हाल है भाई ठर्क का। इहूद बराक, लैरी समर्स, हावर्ड लटनिक तो बोला मेरे 6 कदम दूर रहता था, इतना डिस्कस्टिंग आदमी था, मैं कभी नहीं जाऊंगा। इंटरव्यू दिया था, उसके बाद ही पहुंचा हुआ था ईमेल्स पर कि कब जाना है, कब पार्टी करनी है। स्टीव वैनन, वुडी एलन का तो पहले से ही लोगों को पता था कि क्या हरकतें हैं उसकी। फिल्में बहुत अच्छी बनाता है वैसे। पीटर एटिया, जे-जी, हार्वी वाइंस्टीन का तो पहले ही बहुत बड़ा स्कैंडल आ चुका है, सबको पता है। तो ये हॉलीवुड में भी ये हो रहा है। फिर एप्स्टीन आइलैंड पे जो पॉलिटिशियंस हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो ये कर रहे हैं। दूसरी तरफ पीडीडी का एक अपना सेटअप चल रहा था। लोगों ने बोला पीडीडी का नाम नहीं, लोगों ने बोला पीडीडी कंपटीशन है, ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट चल रहा था इन दोनों के बीच में। पीडीडी आर कैली का एक केस है, वो भी इक्वली डिस्कस्टिंग है। माइनस के बाद चल क्या रहा है दुनिया में, ये अजाब क्यों नहीं आ रहा खुदा का? मतलब आई थिंक क़यामत का टाइम आ चुका है ये। और ये वो लोग हैं जो हमें बताते हैं कि हम वेस्टर्न वैल्यूज़ जो है ना, हम आपको बताएंगे। ये करते हैं भाई आप लोग। 2 लोग जिनका नाम सुनकर शायद लोगों को थोड़ा ताज्जुब हो, उनमें से एक तो दीपक चोपड़ा हैं। दुनिया भर में स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऐसी बातें करते हैं, फिर ईमेल भेज रहे होते हैं कि हाँ लड़कियां कहाँ हैं। मतलब सटल भी नहीं है ना। अब उनको बोल रहे हैं कि ये जो छोटी लड़कियां हैं आपकी, इनको ना इंटेलेक्चुअली मैं स्टिम्युलेट करूँगा। ये हाल है दीपक चोपड़ा का। एक नाम जिसको देखकर मुझे दुख हुआ पर्सनली, मैंने उनको बहुत पढ़ा है, मैं उनको एक दुनिया का लीडिंग थिंकर, इंटेलेक्चुअल मानता हूँ, वो नोम चोम्स्की हैं। लेकिन जिस तरह वो जेफरी एप्स्टीन से सिंपैथी का इजहार कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि किस तरह मीडिया से डील करो, ये पढ़कर मैं वाकई ही मुझे बहुत दुख हुआ। मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ। ये भी सारी जो मैं बातें कर रहा हूँ ये सीखी मैंने नोम चोम्स्की से हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट से मैंने सीखा है कि अच्छा किस तरह मीडिया नैरेटिव्स को इस्तेमाल किया जाता है आपका ब्रेन वॉश करने के लिए। वो साहब भी ये कर रहे थे। क्या करें, एक ही शख्स जो हीरो ही थे और हीरो ही निकले हैं, वो नॉम फिंकनस्टीन हैं। आपने उनको बहुत सुना होगा पैलेस्टाइन पे बात करते हुए। उनको जब बुलाया गया तो उन्होंने बोला कि भाई ये टेस्टिमनी पढ़ो। इस टेस्टिमनी में लिखा हुआ है कि एक 13 साल की बच्ची जो है वो एलन डर्शविट्ज़ मौजूद थे और वो जेफरी एप्स्टीन को ओरल सर्विसेज दे रही थी। आई डोंट यूज़ द वर्ड। तो उन्होंने बोला कि मर जाओ तुम दोनों, एलन डर्शविट्ज़ और जेफरी एप्स्टीन। ये मॉरल स्टैंड था नॉम फिंकनस्टीन का। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो सरप्राइजिंगली शाह महमूद कुरैशी का नाम था एक लिस्ट ऑफ डिप्लोमेट्स में। मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि एप्स्टीन फाइल्स पढ़ते पढ़ते शाह महमूद कुरैशी का नाम आ जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी आइलैंड गए हैं या उन्होंने कुछ भी किया है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि जेफरी एप्स्टीन दुनिया भर के ना डिप्लोमेट्स, उनके पास उनका एक्सेस था, उनसे प्राइवेट मुलाकातें हो सकती थी। प्राइवेट मुलाकात में ज़ाहिरी बात है कुछ अच्छा तो नहीं डिस्कस किया होगा, बट क्या डिस्कस किया होगा, क्यों किया होगा, हमें नहीं पता। पर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि जेफरी एप्स्टीन से कोई ताल्लुक़ था शाह महमूद कुरैशी का, या शाह महमूद कुरैशी आइलैंड पे जाके वाकई पता करते थे कि भाई पॉकेट्स कितने डीप हैं। जो पाकिस्तानी मेंशन हुए हैं वो उस पर ऑलरेडी एक प्रोपेगेंडा स्पिन बन चुका है। आज दिन से पहले भी डिबेट मेरी शुरू हो गई थी मेरे पीटीआई सपोर्टिंग डीओपी से। खान साहब, इमरान खान हर जगह आ जाते हैं, उनका यहाँ पर भी नाम है। जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। पीटीआई वालों ने एक ईमेल तो बड़ा उछाला है, दूसरा ईमेल आप लोगों को नहीं दिखाया, क्योंकि दूसरे ईमेल में जेफरी एप्स्टीन ने लिखा हुआ है इमरान खान मेक्स डोनाल्ड ट्रंप लुक लाइक आइंस्टाइन। मैं नहीं कह रहा, मुझे मत गालियाँ दीजिएगा, जेफरी एप्स्टीन कह रहा है, मैं सिर्फ आपको तर्जुमा करके बता रहा हूँ कि कहा क्या है उसने। वो कह रहा है, जेफरी एप्स्टीन के लफ्ज़ हैं कि इमरान खान इतना बेवकूफ़ आदमी है कि उसके सामने डोनाल्ड ट्रंप, जो कि एक बेवकूफ़ तरीन आदमी है, बट डोनाल्ड ट्रंप जैसा बेवकूफ़ भी इमरान खान की बेवकूफ़ी के सामने आइंस्टाइन लगता है। ये जेफरी एप्स्टीन कह रहा है इमरान खान के बारे में। आगे वो कहता है वैको है, मतलब बिल्कुल ही पागल है, बिल्कुल ही वैको,
साइको है। अच्छा, जिस डोनाल्ड ट्रंप से कंपेयर कर रहे हैं इमरान खान को, उसके बारे में जेफरी एप्स्टीन ने कहा कि मुझे दुनिया में बहुत बुरे लोग मिले हैं, पर सबसे बुरा इंसान जो मिला है वो डोनाल्ड ट्रंप है, उसकी पूरे जिस्म में एक डिसेंट सेल नहीं है। फिर वो कहता है कि इमरान खान जो है वो इनकेपेबल ऑफ ट्रूथ हैं, यानी वो सच बोल ही नहीं सकता, वो इतना बड़ा झूठा है। फिर उनको एक डिवाउट इस्लामिस्ट भी बोला। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, तो ये जो वो कह रहे हैं कि ये थ्रेट है इमरान खान, वो इस ज़ुमरे में कह रहे हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि ये पागल तरीन आदमी है, इसका कोई जहन वहन चलता नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप को आइंस्टाइन, इसके सामने आइंस्टाइन लगता है, और इसने जो है मेरी 2 दोस्त की बेटियों से शादी की है। अब यहाँ बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, लोग बोल रहे हैं रेहाम खान एप्स्टीन। भाई ईमेल में डेट देख लो आप लोग। 2 दोस्त जो हैं, एक तो सबको पता है कि जमाइमा गोल्डस्मिथ के जो वालिद हैं वो दोस्त थे, उन्होंने बोला कि भाई बड़ी मालदार पार्टी थी। ये जो जैक गोल्डस्मिथ हैं ये ब्रदर इन लॉ हैं इमरान खान के। इमरान खान ने बार बार जाके इनके लिए कैंपेन भी किया है। 2016 का जो वो था कैंपेन रेस, जिसमें सादिक खान जीते हैं मुस्लिम मेयर के ख़िलाफ़, इमरान खान ने जैक गोल्डस्मिथ के हक़ में, जैक गोल्डस्मिथ जो एक कमिटेड ज़ायनिस्ट हैं, इसराइल को डिफेंड भी करते हैं, उनके लिए कैंपेन किया था। एक तो ज़ाहिरी बात है उनकी बात हो रही है, वो भी वीडियो आई थी कि मैं जैक गोल्डस्मिथ को कहता था टिप मैं दूंगा, पैसे तुम लगाओगे, जो प्रॉफिट आया बैठेंगा वो आधा आधा कर लेंगे। ये इमरान खान के लफ्ज़ हैं भाई, देख लीजिएगा जाकर क्लिप। दूसरे, ये रेहाम खान नहीं है। आई नो शादी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, बट मोस्ट लाइकली जो है वो प्रॉबली सीता वाइट की बात हो रही होगी, क्योंकि गॉर्डन वाइट जो हैं, जो सीता वाइट के वालिद थे, वो एक अमीर तरीन ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो फिर न्यूयॉर्क मूव हो गए थे 1970s में। तो मोस्ट लाइकली वहाँ जो है उनका कोई कनेक्शन हुआ होगा। आई नो वो शादी ऑफिशियल नहीं थी उस तरह से, बट ये एक ईमेल भेजा था जेफरी एप्स्टीन, उसने कभी सोचा था कि कोई देखेगा या फैक्ट चेक करेगा, उसने यूँ ही चलते फिरते टाइप ये बात की थी। वो रेहाम खान या बुशरा बीबी बिल्कुल नहीं हो सकते। जो ईमेल पीटीआई वाले बड़े वायरल कर रहे हैं कि ये थ्रेट है, ये है अपना, प्लीज़ खुदा का वास्ता है इमरान रियाज खान के व्लॉग्स के अलावा भी चीज़ें देख लिया करो। अगर कोई चीज़ मेंशन की है जाकर वापस देख लो कि यार वो चीज़ वाकई वैसी है जैसे आपको बताई जा रही है। जो ईमेल आपको हाईलाइट कर करके दिखा रहे हैं उसके ऊपर वाला देखें, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि पुतिन हैज़ बिन काइंड सो फार नॉट टू पॉइंट आउट द यूएस हाउ द यूएस इन्वॉल्व्स इटसेल्फ इन अदर इलेक्शन। कि पुतिन साहब की मेहरबानी है कि यूएस औरों के इलेक्शन में किस तरह घुसता है, करता है, वो जो है थैंक यू पुतिन ने पॉइंट आउट नहीं किया हुआ। और मिसालें क्या दी हुई हैं कि यूएस किस तरह से अपने आप को इन्वॉल्व करता है औरों के इलेक्शंस में, असैसिनेशंस टू ओवरथ्रो गवर्नमेंट्स कि यूएस ये करता है और मुल्कों में, कूज फंड करता है यूएस। इमरान खान इन पाकिस्तान, यानी इमरान खान इन पाकिस्तान, इमरान खान की सियासत पाकिस्तान में, इमरान खान का सपोर्ट पाकिस्तान में, ये जेफरी एप्स्टीन के ईमेल में क्लेम हो रहा है कि ये यूएस इन्वॉल्वमेंट दिखाती है, यूएस फंडिंग दिखाती है पाकिस्तान में। अब लोग बोलेंगे नहीं नहीं ये वो उसकी बात हो रही है, मरसला नहीं, उसकी बात नहीं हो रही। 2018 में ईमेल लिखा हुआ है। तो जो क्लेम किया जा रहा है वो सच है, वो झूठ है, वो उन पर है। वज़ाद सैयद ने भी बोला कि उनको एक इजरायली डिप्लोमेट ने आके बोला कि हमने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो की है वो इमरान खान पे की है। सच है, झूठ है, जो जैसे उनको बोला गया उन्होंने आपको रिपोर्ट कर दिया। मैं भी आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ जो लिखा गया है। लिखा गया है इमरान खान इन पाकिस्तान एज एन एग्जाम्पल ऑफ US funding and US involvement in other countries that Putin is kind enough not to point out। इसको ये एक ऐसी स्पिन दे दी है कि यार ये बता रहे हैं कि इमरान खान जो है वो इज़राइल के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ था, एक थ्रेट है, ख़मेनी और अर्दोगान और जी और पुतिन से भी बड़ा, इससे ये लोग डरते थे। जैक गोल्डस्मिथ की तो जा जाके वो आदमी कैंपेन कर रहा होता था, डरना क्या है उससे। डोनाल्ड ट्रंप से जब मिलकर वापस आया था इमरान खान ने बोला था मुझे इतनी खुशी हुई है डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर, हाय अल्लाह बहुत मज़ा आया। उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वर्ल्ड कप जीत गया हूँ। बस एब्सोल्युटली नॉट कि आपको बत्ती दिखाकर एक इंटरव्यू में उल्लू बनाए जा रहे हैं, आप बने जा रहे हैं। पूरा ईमेल थ्रेट देख लें। आप बोलें झूठ बोल रहे हैं जेफरी एप्स्टीन पे, हम क्यों भरोसा करें, मत करें। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ क्या लिखा हुआ है। जो स्पिन है ओ भाई मुरलीधरन को पीछे छोड़ देता है इमरान रियाज। दूसरी जगह जहाँ इमरान खान डिस्कस हो रहे हैं वो हो रहे हैं कि भाई इमरान खान और बिल गेट्स की मुलाकात करवाओ ताकि पोलियो प्रोग्राम जो है पाकिस्तान में, स्पेसिफिकली खैबर पख्तूनख्वा में, उस पर डिस्कशन हो सके। जेफरी एप्स्टीन ने एक इंटरव्यू में भी बोला कि मैंने पाकिस्तान में पोलियो एराडिकेशन प्रोग्राम जो है उसको फ़ंड किया।
अब इस चीज़ को कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं बनाने की ज़रूरत को। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां ऑलरेडी पोलियो वर्कर्स के ऊपर जो जुल्म होता है, खुदा का खौफ करें आप लोग क्या क्या करते हैं। अमेरिका ने उसामा को पकड़ने के लिए पोलियो प्रोग्राम को इस्तेमाल किया, उसकी वजह से भी पोलियो प्रोग्राम का जो परसेप्शन है वो बहुत बुरा हो गया है। तो प्लीज़ खुदा का वास्ता है, दुनिया में कुछ मुल्क रह गए हैं, आई थिंक शायद हम वाहिद मुल्क रह गए हैं अब, या अफ़गानिस्तान भी होगा, जहाँ पोलियो रहता है। हम पोलियो से अब तक नहीं लड़ सके, तो प्लीज़ पोलियो को कंट्रोवर्शियल या कंस्पिरेसी ना बनाएं। इट्स सैड कि ऐसे प्रोग्राम्स में जेफरी एप्स्टीन की इन्वॉल्वमेंट थी, या यूएस ने ऐसे प्रोग्राम्स को इस्तेमाल किया उसामा के कैप्चर में। इट्स जस्ट टेरेबल। पाकिस्तान को चाहिए लोकल प्रोग्राम डेवलप कर ले, वैसे वर्कर्स तो लोकल ही होते हैं, ताकि ये परसेप्शन ख़त्म हो और खुदा के वास्ते पाकिस्तान में पोलियो ख़त्म हो। हमेशा की तरह से झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है, जिसके मुंह में जो आती है वो पाकिस्तान में बोल देता है, और बस आपने कोई चीज़ ट्विटर पे देख ली तो आपको लगता है ये सच है, वो वहाँ से वायरल हो जाती है। मारिया बी की जो बहन है, उन्होंने एम्पलीफाई किया एक ट्वीट जो कह रहा है कि एप्स्टीन फाइल्स शो एप्स्टीन फंडेड औरत मार्च। मतलब जो मुंह में आ रहा है झूठ, जिसका ना सर हो ना पैर हो ना कोई कनेक्शन हो। मैं तो दूसरी तरफ स्पिन की बात कर रहा हूँ ना कि यार ये वर्ड जिस तरह से स्पिन किए, कोई वर्ड तो थे। यहाँ तो औरत मार्च का दूर दूर से कोई जिक्र नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं, बस जो बकवास करनी है कर दो, और वो हज़ारों लाइक्स, हज़ारों शेयर्स, क्योंकि आपको औरत मार्च से नफ़रत है, आपने उसको एम्पलीफाई किया। ये जो ख़ानदान है भट्ट ख़ानदान, इनको बड़ा शौक़ है डेफेमेशन केसेस करने का, तो ये तो सीधा सीधा केस बनता है कि औरत मार्च के बारे में मारिया बी की बहन ने बोला कि औरत मार्च को फ़ंड किया है एप्स्टीन फाइल्स ने या एप्स्टीन ने। किधर भाई दिखाओ ना। सीधा डेफेमेशन का केस है, बट कोर्ट्स भी इनका, सारा दुनिया का पैसा इन लोगों के पास है, जो चाहें बोलें, जो चाहें दूसरे बदले जाके गोलियां मार दें लोगों को। मतलब औरत मार्च के ख़िलाफ़ क्या कुछ कैंपेन्स नहीं हुई, तो बस चंद लाइक्स के लिए लोगों को ये हरकतें करते हैं ये लोग, ये इनका लेवल है। लीना गनी ने उल्टी एक वीडियो पोस्ट करके दिखाया कि किस तरह मारिया बी तो सेलिब्रेट कर रही थी डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप का कितना जिक्र आ रहा है। ये पाकिस्तानियों को थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि जितनी बेशर्मी से डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया गया था, उसके लिए कैंपेन किया गया था। मैंने पूरी वीडियो बनाई थी कि किस तरह पाक पैक जो है वो फंड कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन को। अब आप देखें डोनाल्ड ट्रंप की असलियत देखें। खैर तब भी सबको ही पता था डोनाल्ड ट्रंप की असलियत, ये कोई शॉकिंग न्यूज़ हमें नहीं आ रही। डोनाल्ड ट्रंप ने बिलियंस दिए हैं इसराइल को आफ्टर कमिंग इन टू पावर। तो ये 2+2 अगर आप पूरा सिस्टम करें कि किस तरह से ब्लैकमेल किया जाता है, फिर इस्तेमाल किया जाता है टू गेट द पॉलिसी दैट यू वांट। ये बड़े टाइम इस तरह के भी यूएस में रूमर्स थे कि एक पीपी टेप है डोनाल्ड ट्रंप की जो पुतिन के पास है, जिसकी वजह से रशिया पे प्रेशर अमेरिका नहीं डालता। कोई उसका एग्जैक्ट एविडेंस नहीं आया सामने, लेकिन इस तरह की चीज़ें होती हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें टॉप मोस्ट लेवल पे भी होती हैं कि दुनिया की पॉलिसी, वर्ल्ड ऑर्डर, फॉरेन पॉलिसी इस तरह डिक्टेट की जा रही है कि भाई किसी की कॉम्प्रोमाइजिंग वीडियो लो और ब्लैकमेल करो। सो नीडलेस टू से औरत मार्च का तो कोई जिक्र नहीं है एप्स्टीन फाइल्स में। कहाँ से कहाँ जोड़ दिया, बस जो जिसके मुंह में आ रहा है बोल दो और पाकिस्तानी यकीन कर लेंगे। और वैसे तो जो लोग इस तरह की बकवास कर रहे हैं, आप लोगों को किस बात का गुस्सा है? आप लोग क्यों प्रेटेंड कर रहे हैं कि कुछ मसला है आपको इन चीज़ों में? क्योंकि अभी कुछ पिछले हफ्ते ही जेफरी एप्स्टीन जो हैं हमारे, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला कि भाई मैं 10 साल की बच्चियों की शादियाँ करवाऊँगा, देखते हैं कौन रोकता है मुझे। तो आप तो ये अच्छी चीज़ समझते हैं कि 10 साल की बच्चियों की शादियां हों, इसको सेलिब्रेट किया जाए। लॉज जो हैं, जो कानून बने हुए हैं, जो इस्लामिकली अप्रूव्ड हैं, पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, वो इन लाइन विद इस्लाम हैं, स्कॉलर से बात करके बने हुए हैं। लेकिन क्योंकि आप लोगों को शौक़ है कि हम 10 साल की बच्चियों की शादियां करें, 10 साल की बच्चियों से शादियां करें, तो आप लोग लॉ तोड़कर मज़हब के ख़िलाफ़ जाकर इस तरह की चीज़ें ब्लेटेंटली बोल रहे हैं, और आपको सपोर्ट भी मिल रहा है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कर रहा है। और मतलब ये चलें, ये तो एक रिलीजियस साइड हो गई। फिर जो मदरसों के केसेस आते हैं इसी साइड पर, वो किस तरह छुपाते हैं कि नहीं वो तो गर्मी लग रही होगी तो मौलवी साहब ने सलवार उतार दी बच्चे की। कौन सी वाली गर्मी है भाई ये? और लिबरल जो है हमारे, माशाल्लाह पाकिस्तानी लिबरल क्लास जो है वो इंटेलेक्चुअली, मॉरली, हर तरह से ही बैंकरप्ट है। वो जेफरी एप्स्टीन पे राइटफुली अपॉल्ड हैं, लेकिन वो एक पाकिस्तानी पेडोफाइल का भी आर्टिकल शेयर कर रहे हैं, वायरल जा रहा है पाकिस्तानी पेडोफाइल का आर्टिकल। तो
क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है पाकिस्तान में, हमें नहीं पता। कुछ साल पहले कसूर का भी एक स्कैंडल आया था जिसमें कई सौ बच्चे इन्वॉल्व थे, कई सौ वीडियोस की बात की जा रही थी। लोगों ने बोला कि बड़ी इन्फ्लुएंशियल लोग इन्वॉल्व हैं, फिर वो चीज़ बिल्कुल ही गायब हो गई। पाकिस्तान में जो लोग गुमशुदा लड़कियों पे काम करते हैं उनसे मेरी इन प्राइवेट बात हुई है। इन प्राइवेट तो उन्होंने बोला है कि इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। दुनिया भर में किस तरह चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, सेक्स ट्रैफिकिंग होती है, आई एम श्योर पाकिस्तान में भी उसी तरह होती होगी। मैडलीन मकेन का एक बहुत फेमस केस था, वो तस्वीर बहुत वायरल गई थी कुछ साल पहले। पोर्चुगल एक अपनी फैमिली के साथ बच्ची गई हुई थी, 3 साल की बच्ची, वो किडनैप हो गई थी वहाँ से। फिर बड़ी सर्च फॉर मैडलीन हुई, दिस वाज लाइक द टॉप न्यूज़ बैक इन द डे। जिसने उनको किडनैप किया था उसका जो स्केच है, अब वो लोग कंपेयर कर रहे हैं दैट इट ऑडली लुक्स सिमिलर टू गिलेन मैक्सवेल। अब ना बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज़ हैं, क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी इतनी अजीब है कि दुनिया भर जो आपको लगता था इतनी थोड़ी पागल होगी दुनिया, इस तरह थोड़ी होता कि यार एक आइलैंड पे जाते हैं ये लोग सारे और फिर वही हो रहा है। तो बाकी कंस्पिरेसी थ्योरी कौन सी सच है कौन सी झूठ है वो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, लोग कहते हैं निकोलेडियन का जो लोगो है दैट सॉर्ट ऑफ इज़ लाइक द एप्स्टीन आइलैंड। अब थोड़ा सा स्ट्रेच है, लेकिन क्वाइट ऑन सेट अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखें कि निकोलोडियन पे जो चाइल्ड स्टार्स होते थे उनके साथ क्या किया जाता था, अब्यूज़ किया जाता था। डैन स्नाइडर का बार बार नाम आता है, अमेंडा बाइंस का नाम आता है। अगर आप लोग बचपन में निकोलोडियन देखते थे तो आपको अमेंडा बाइंस याद होंगी। शी इज़ बिन रियली स्ट्रगलिंग। अगर आप उनकी रिसेंट तस्वीरें देखेंगे तो अनरिकग्नाइजेबल लगेंगी आपको। तो ये हो तो रहा था, हॉलीवुड की एक हिस्ट्री है, हार्वी वाइनस्टीन आया, केविन स्पेसी और इस तरह के कई लोगों की स्टोरीज़ हमारे सामने आई हैं। एक और बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी, एक बहुत अजीब चीज़ कि ईमेल्स में ये भी है कि वेफेयर एक दुकान है, आप समझें जिस तरह यहाँ इम्तियाज़ से बेहतर, खैर। तो वो उधर जेफरी एप्स्टीन ने $8,400 का, विच पाकिस्तानी वुड बी लाइक 23-24 लाख, एक कैबिनेट ख़रीदा है। अब वो कैबिनेट की अगर आप तस्वीरें देखें लाइक तो बड़ा सिंपल सा कैबिनेट है, ये तो 50,000 में बन जाए, चलो आपने वो ब्रांड व्रांड लगा के करना है, 1,00,000 2 लाख। ये 20-30 लाख के कौन कैबिनेट्स ख़रीद रहे हैं? 2022 में भी लोगों ने यही सोचा था। 2022 में टिकटॉक्स आए थे कि वेफेयर जो है ये इतने सादे कैबिनेट $8,000 $9,000 के क्यों बेच रहा है। फिर लोगों ने कनेक्ट किया कि ये कैबिनेट तो सारे सेम हैं, पर इन पे जो नाम लिखे हुए हैं वो अलग अलग लड़कियों के नाम हैं। फिर लोगों ने कनेक्ट किया कि वो लड़कियों के नाम सेम हैं जो लड़कियां मिसिंग हैं। अब ये इतनी अजीब कंस्पिरेसी थ्योरी लग रही थी कि यार एक ब्रांड क्यों चिल्ड्रन हु हैव बीन ट्रैफिक्ड उनको क्यों वेबसाइट पे बेचेगा ये प्रिटेंड करके कि ये तो हम कैबिनेट बेच रहे हैं। ये तो इतना थोड़ी पागलपन हो सकता दुनिया में। पर अब जब आप देखते हैं जेफरी एप्स्टीन के असिस्टेंट ने एक यही कैबिनेट ख़रीदा हुआ था, यूर लाइक भाई अब दुनिया में कुछ भी हो सकता है। सबसे पॉपुलर कंस्पिरेसी थ्योरी तो यही है कि जेफरी एप्स्टीन डिड नॉट किल हिमसेल्फ। वो जो वीडियो है, जो सीसीटीवी वीडियो है जेल की, उसमें मैजिकली मिराक्युलसली टेक्निकल एरर्स आ गए थे। 3 मिनट जो हैं वो मिसिंग हैं। अब उन 3 मिनट में क्या हुआ? क्या जेफरी एप्स्टीन किल्ड हिमसेल्फ? क्या किसी और ने जेफरी एप्स्टीन को मारा? मेहदी हसन ने ये भी एक चीज़ को ट्वीट की कि कोई लोग इसकी बात क्यों नहीं कर रहे कि जेफरी एप्स्टीन का जो भाई है, जेफरी एप्स्टीन के भाई ने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप ने मरवाया है मेरे भाई को, डोनाल्ड ट्रंप ने ऑर्डर्स दिए हैं टू मर्डर माय ब्रदर। ये एक और अब कंस्पिरेसी थ्योरी है कि वो 3 मिनट कैमरा ऑफ करके उसका कत्ल कर दिया। फिर एक और कंस्पिरेसी थ्योरी है कि उन 3 मिनट में उसको गायब कर दिया। अब लोग एक शख्स की तेल अवीव में भी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं ये लग तो रहा है जेफरी एप्स्टीन। फिर लोगों ने ये भी ट्रैक कर लिया कि जो फोर्टनाइट गेम है उधर यूज़र नेम जो है जेफरी एप्स्टीन का वो लिटिलिस्ट जेफ 1 है और वो रिसेंटली एक्टिव था। ये बात जब ट्विटर पे ब्रेक हुई तो वो अकाउंट प्राइवेट हो गया। क्या सच है क्या झूठ है, मुझे तो दुनिया से भी भरोसा उठ चुका है। मुझे अब तो ऑनेस्टली समझ में भी नहीं आता कि क्या सच है क्या झूठ है। अब तो ये भी थ्योरी चल रही है कि क्या सतोशी नाकामोटो जो बिटकॉइन बनाया था जिनने, वो भी एक्चुअली जेफरी एप्स्टीन तो नहीं है। एक क्लिप 3 साल पुरानी किसी की वायरल हो रही है कि जब पता चलेगा कि सतोशी एक्चुअली कौन है तो बिटकॉइन विल गो टू ज़ीरो। अब बिटकॉइन भी क्रैश में चल रहा है, मतलब दुनिया हिल चुकी है। आपको ये एक इंटरनेशनल मीडिया की हिपोक्रेसी जो पिछले 2-3 साल से ही हमें नज़र आ रही थी वो दिख रही है। दूसरा आपको समझ में आ रहा है कि एक जेनोसाइड हो रही है, तो उस मतलब सामने वीडियोस नज़र आ रही हैं, लोग क्यों नहीं बोलते?
आपको नज़र आ रहा है कि कितना इन्फ्लुएंस है, कितना प्रेशर है, या कितना कोलैटरल है लेवरेज करने के लिए वर्ल्ड लीडर्स के ऊपर, लोगों के ऊपर, टू गेट व्हाट दे वांट। अब इसको प्लीज़ आप एक एंटी जूइश सेंटिमेंट ना बनाएं, क्योंकि दुनिया भर में एंटी सेमिटिज़म ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेपनाइज हो गया है टू शट डाउन एनी क्रिटिसिज्म ऑफ इसराइल। ये मत बोलें कि अच्छा ये यहूदी यहाँ पर ये कर रहे थे या इसका कोई मज़हब से ताल्लुक़ है। कोई भी एक एलीट जब बन जाती है ना, उसका किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, किसी भी एथनिसिटी से ताल्लुक़ हो, मैं पाकिस्तान में भी हमेशा यही कहता हूँ कि ये एक एलीट है और ये एक एलीट कैप्चर है। जस्ट द फैक्ट दैट उनकी एथनिक आइडेंटिटी और आपकी एथनिक आइडेंटिटी सेम है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप उस एथनिक आइडेंटिटी की बेसिस पे उनको डिफेंड करना शुरू हो जाएं। इसी तरह इनकी रिलीजियस आइडेंटिटी हैपन्स टू बी जूइश, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे यहूदी ऐसे होते हैं या कि आप खुदा ना खास्ता अब यहूदियों को गालियाँ देना शुरू हो जाएं। किसी भी मज़हब में, किसी भी सोच में अगर एक सुप्रीमेसिस्ट माइंडसेट आ जाएगा, अभी अगर हम नेक्स्ट डोर भी देखें, the problem with Hindutva is not a celebration of the Hindu culture or the Hindu religion. It's the idea that it's Hindu supremacist, कि हम सबसे ऊपर हैं, बाकियों को हमारा नौकर होना है, बाकी हमसे कमतर हैं। तो ये आइसिस जैसी मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है कि भाई मारो सबको, जो नहीं इस्लाम में आता कत्ल कर दो उसको, या टीटीपी जैसे जो लोग हैं। इसी तरह एक जूइश सुप्रीमेसिस्ट सोच भी है, जिनको लगता है कि हम इंसान हैं और जो नॉन जूइश लोग हैं वो कमतर हैं या वो बस मार दो, ये तो फॉडर हैं आपको सर्व करने के लिए। ये किसी भी मज़हब, किसी भी ग्रुप में इस तरह की सोच आ जाए, वो सोच मसला है। मज़हब को, एथनिक आइडेंटिटी को इस्तेमाल करके, पाकिस्तान में भी जो मैं क्रिटिसिज्म करता हूँ वो यही एथनिक सुप्रीमेसी की जो दावे करते हैं लोग, उनके ख़िलाफ़ करता हूँ, किसी एथनिसिटी के ख़िलाफ़ नहीं करता। बार्कलेस के सीईओ का अगर आप ईमेल देखें, उसमें भी उन्होंने लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने ब्राज़ील में प्रोटेस्ट करनी थी, वो लोग जो हैं वो तो जेजी के ऐड में नाच रहे हैं। तो किस तरह से कंज्यूमर गुड्स को भी इस्तेमाल किया जाता है, कैपिटलिज्म किस तरह से सोशल मूवमेंट्स को तोड़ती है। तो अब इस सब के बाद, इज़राइल पैलेस्टाइन के बाद, मुझे तो यही लगता है कि एक ग्लोबल रिवाइवल होना चाहिए ग्लोबल लेफ़्ट का, क्योंकि हमें जो बांटा गया है, कभी एथनिक आइडेंटिटी, कभी रिलीजियस आइडेंटिटी, कभी नेशनल आइडेंटिटी के नाम पर, जब तक हम लोग सारे मिलेंगे नहीं ना, ये जो एक एलीट कबाल है, ये जो एक सिस्टम है बोथ इन पाकिस्तान एंड इन द वर्ल्ड, जो सिस्टम मसला है, चंद लोग मसले नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि एप्स्टीन और गिलेन मैक्सवेल को गायब कर दिया तो ये सारा सिस्टम ख़त्म हो गया होगा? अब जो ये एलीट पहले कर रही थी वो नहीं कर रही होगी? नहीं, इन्होंने नए तरीके ढूंढ लिए होंगे। करेंगे तो यही, क्योंकि लोग यही हैं। इस सिस्टम से अब ना मुझे कोई भरोसा। आपने सबसे ये भी सीखा होगा कि मीडिया नैरेटिव्स किस तरह से कंट्रोल किए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट पढ़ लें, नोम चोम्स्की की है, लेकिन नोम चोम्स्की खुद हेल्प कर रहे थे टू मैन्युफैक्चर कंसेंट। दिमाग ही फट चुका है मेरा कि नोम भाई, आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। सो या it's becoming more and more difficult to discern what is true, what is not, how the world operates। ये जो बड़े साल तक चीज़ें कंस्पिरेसी थ्योरी समझी जाती थी, उसका एविडेंस हमारे सामने आ रहा है। जिस वेस्टर्न वर्ल्ड दुनिया भर को आके ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी ये लेक्चर्स देता था, ये यूएस प्रेसिडेंट्स, ये इनका हाल था। तो भाई अगर हम सबसे वनरेबल जो सोसाइटी के लोग हैं, बच्चे, उनको भी नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, तो लानत है भाई ऐसी सोसाइटी पर। जल्दी से कमेंट आ जाए, बाबा जी आपका वादा था 2026 में दुनिया ख़त्म है, मैं रेडी हूँ, प्लीज़ ख़त्म करो इस सब बकवास को।